तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम पर। और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो से क्लास 9th जो कि चित्रा प्रकाशन का है, उसके मैथमेटिक्स का चौथा चैप्टर जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, सबसे पहले इसके जो चैप्टर का नाम है, इसके नाम का आप लोग मतलब समझिए। एक एक को तोड़ तोड़ कर हम लोग समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं, और फिर हम लोग इसी वीडियो में खत्म करेंगे इसका 4.1 अभ्यास, यानी पहला अभ्यास इसी वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखिए और देखते हैं इसको कैसे समझते हैं। देखिए, आप सबके सब जानते हैं कि चर क्या होते हैं। देखिए, राशियां दो प्रकार की होती हैं मैथमेटिक्स में। सबसे पहली होती है अचर राशियां, एक होती है अचर राशियां और दूसरी होती हैं चर राशियां। आपसे पूछा जाए अचर राशियां क्या है, तो देखिए जितने भी आप नंबर लिखते हैं, जो गणितीय नंबर हैं, वो सब अचर राशियां हैं। जैसे आपने कहीं पर 2 लिखा, कहीं पर 5 लिखा, कहीं पर 2/3 लिखा, कहीं पर 3.6 लिखा। इस तरह से जो नंबर आप लिखते हैं मैथमेटिक्स में, तो मैथ को लगाते समय आप जानते हैं कि हमें नंबर लिखने पड़ते हैं, इस तरह से नंबर का कैलकुलेशन करना पड़ता है। वो सारी की सारी अचर राशियां हैं। और कभी अब हम लोग मैथमेटिक्स में यक्स वाई जेड इन सब का भी इस्तेमाल करते हैं, यक्स वाई जेड टी इन सब का भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो इन सब का इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं को अचर राशियां कहते हैं। तो चर क्या है? चर मतलब जो यक्स वाई जेड ये सब लिखा रहता है गणित की किताब में, वो सब के सब चर राशियां हैं। चर राशियां मतलब ये चरती रहती हैं, बदलती रहती हैं, जिसका मान आप पहला सवाल लगाए उसमें यक्स का मान कुछ और आ गया, आपने दूसरा क्वेश्चन लगाया यक्स का मान कुछ और आएगा। तो इस वजह से इसको चर कहते हैं, क्योंकि इसका मान बदलता रहता है। जबकि अचर राशियां क्या होती हैं? जिसका मान कभी ना बदले। जैसे पहले क्वेश्चन में आंसर आया 2, तो 2 की जो वैल्यू है, जो उसका मूल्य है, जो उसकी कीमत है, 2 का जो मान है, वही आपका किसी भी कहीं भी 2 लिखा रहेगा, आप उतना ही वैल्यू उसका करेंगे। जबकि पहले सवाल में यक्स का मान कुछ और है, दूसरे सवाल में, तो इसका मान बदलता रहता है, इसलिए इसको चर राशियां कहते हैं। और जिसका मान कभी ना बदले, जैसे किसी क्वेश्चन में आंसर आ गया 2/3, तो 2/3 का जो वैल्यू यहां पर है पहला सवाल लगाने पर, वही 2/3 का वैल्यू 5वें, 6वें, 10वें हर जगह हमेशा वही रहेगा। तो आप वैसे समझिए अचर राशियां क्या है, जो नंबर्स आप लिखते हैं वो अचर राशियां हैं। और मैथ में जो यक्स वाई जेड लिखा जाता है, इन सबको चर राशियां कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है दो चर वाले, यानी कि आप इस चैप्टर में, जो कि चौथा चैप्टर हमारा है, इस चैप्टर में जितने भी समीकरण देखेंगे, जितनी भी चीजें देखेंगे, उसमें 2 चर रहेगा, यक्स वाई रहेगा, वाई जेड रहे या यक्स टी रहे, 2 अक्षर आएंगे। मतलब कुछ भी लिखा रहेगा उसमें 2 अक्षर आने चाहिए। रैखिक होना चाहिए। रैखिक का मतलब क्या होता है? घात एक अगर बड़ा से बड़ा घात 1 है तो इसी को हम लोग रैखिक नाम से जानते हैं। तो रैखिक किसको कहते हैं? घात 1। और समीकरण का मतलब क्या होता है? समीकरण का मतलब होता है अगर किसी चीज में बीच में बराबर लिखा है तो समझ जाइए वो समीकरण है, यानी इस चिन्ह को हम लोग समीकरण कहते हैं। अगर कुछ भी बीजगणितीय भाषा में लिखा है और बीच में बराबर का चिन्ह लगा है तो समझ जाइए कि वो समीकरण है। तो चलिए अब ऐसा कुछ लिखिए, 2 चर वाला रहे। पहला चीज तो 2 चर वाला रहे, यक्स वाई 2 अक्षर आए, रैखिक रहे यानी बड़े से बड़ा घात उसका 1 रहे, और समीकरण होना चाहिए यानी बीच में बराबर आना चाहिए। अब ऐसी चीज अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने लिख दिया 3x। अब देखिए 1 चर आ चुका, फिर लिखिए 4y। देखिए अब 2 चर आ चुका, 2 चर वाला हो गया ना, यक्स भी आ गया, वाई भी, तो 2 चर वाला हो गया। रैखिक होना चाहिए। देखिए यक्स का घात क्या है? 1, वाई का घात क्या है? 1, तो बड़े से बड़ा घात क्या है? 1 ही तो है, यानी कि रैखिक हो गया। यानी घात 1 रहे, बड़े से बड़ा घात 1 रहे, तो उसी को रैखिक कहते हैं। और समीकरण बनाने यानी कि बराबर 0 लगा दीजिए, तो ये हो गया। या फिर आप कुछ और भी नंबर लिख सकते हैं, बराबर 0 ही ना लगाएं, 3 लिखिए, 5 लिखिए, कुछ भी लिख दीजिए। तो ये आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। देखिए 2 चर वाला है कि नहीं है? तो देखिए यक्स वाई 2 अक्षर आ रहा है तो 2 चर वाला हो गया। रैखिक का मतलब बड़े से बड़ा घात 1 है कि नहीं है? तो देखिए इस खंड का घात क्या है? 1, इस खंड का घात 1, तो सबसे बड़ा घात क्या हुआ? 1 हुआ, तो रैखिक भी हो गया। ये समीकरण है कि नहीं है? तो बीच में बराबर आ रहा है, तो यानी कि समीकरण भी है। तो यही हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। अब इसका व्यापक रूप सब लोग लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं? कहते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यही 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। ये क्या है आपका? ये व्यापक रूप है। पर इस व्यापक रूप में ये और b का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये या b की जगह पर आप 0 लिख देंगे, जैसे ये की जगह पर मान लीजिए आपने 0 लिख दिया, तो 0 का x में गुणा होगा, पूरा 0 हो गया। अब पूरा 0 हो गया तो x गायब हो गया, तब तो 2 चर वाला रहा ही नहीं, तब तो 1 चर वाला हो गया।
तो इस वजह से ये और बी की जगह पर आपको 0 नहीं लिखना है, सी की जगह पर आपका जो मन करे 0 लिखिए, 10 लिखिए, 20 लिखिए, 2/5 लिखिए, 3 कुछ भी लिख दीजिए। यहाँ ये बी सी की जगह पर कोई भी नंबर लिखेंगे तो आपको एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण मिलकर तैयार हो जाएगा। जैसे ये की जगह पर आपने लिख दिया 2, यक्स की जगह यक्स, प्लस की जगह प्लस, या प्लस की जगह प्लस लिख दीजिए। बी की जगह पर आप कुछ भी कोई भी नंबर लीजिए, ये बी सी की जगह पर कोई भी नंबर लिख सकते हैं आप लोग, बस ये बी की जगह पर 0 नहीं ले सकते, सी की जगह पर कुछ भी लीजिए। तो बी की जगह पर मान लीजिए आपने ले लिया -3, वाई की जगह पर वाई प्लस सी है, सी की जगह पर आपने 5 ले लिया बराबर 0, ये बन गया आपका। देखिए 2x प्लस कोष्टक माने गुणा माइनस, तो माइनस हो गया 3y प्लस 5 बराबर 0। अब ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं है, देखिए इसमें 2 चर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यक्स वाई 2 चर हो गया। बड़े से बड़ा घात क्या है इसका, तो इस खंड का घात 1 है, इस खंड का घात 1 है, इस खंड का घात 0 है, तो बड़े से बड़ा घात 1 हो गया, यानी कि रैखिक भी है और समीकरण है कि नहीं है, तो बीच में बराबर आ रहा है तो समीकरण भी है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण इस तरह से होंगे। अब इस चैप्टर में जितने भी समीकरण होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे, वो इसी रूप के होंगे। व्यापक रूप आप ये लिख लीजिए। तो व्यापक रूप आपसे पूछा जाए तो इतना पूरा बताना है आपको, ये पूरा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये व्यापक रूप है जहां ये कामा भी कभी 0 नहीं होने चाहिए। तो आपको मैंने बता दिया कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। अब हम लोग इसका अभ्यास 4.1 स्टार्ट कर सकते हैं और हम लोग बड़े आसानी से इसको समझ सकते हैं। जितने भी इसमें क्वेश्चन आएंगे वो सब के सब 2 चर वाले रैखिक समीकरण होंगे। तो चलिए सबसे पहले 4.1 को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। तो इसको कैसे लगाना है, सबसे पहला काम करेंगे। देखिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण हमें बनाना है, तो 2 चर कैसे होंगे, जब 2 अक्षर आप मानेंगे, यानी यक्स वाई 2 चीज किसी को मान लीजिए। तो देखिए इसमें नोटबुक की कीमत और कलम की कीमत की बात हो रही है, तो हम लोग नोटबुक की कीमत और कलम की कीमत को सबसे पहले मान लेंगे। तो लिखते हैं इसको। देखिए मैंने मान लिया, माना नोटबुक की कीमत यक्स और कलम की कीमत y। तो मैंने इस तरह से नोटबुक की कीमत और कलम की कीमत को मान ली। इस तरह से आपको कभी भी 2 समीकरण मतलब 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में 2 अक्षर होते ही हैं x y, तो इसलिए यक्स और y सबसे पहले मान लीजिए आप लोग। और 2 किसी को भी मानना है, आपको कैसे भी करके सोच कर ये मानना है कि किसको हम माने, 2 अक्षर ताकि आ जाएं आपके क्वेश्चन में। तो देखिए नोटबुक की कीमत और कलम की कीमत हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नोटबुक की कीमत, यानी जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत से 2 गुनी है, यानी कलम की कीमत से 2 गुने के बराबर है। तो इस तरह से हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। तो मैंने क्या कहा, आप फिर से समझना चाहिए, फिर से समझ लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है, यानी कलम के कीमत के 2 गुने के बराबर हमारा नोटबुक का कीमत है। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। अब इसको आप लोग चाहें तो ठीक से लिख लें, 2y को इधर लाएंगे तो यक्स और 2y के आगे प्लस है, इधर आएगा तो -2y हो जाएगा, और अगर 2y इधर आ गया तो इधर 0 बचा। और देख लीजिए ये इस तरह से 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनकर तैयार हो गया। देखिए 2 चर है कि नहीं है, तो देखिए यक्स वाई 2 चर है, रैखिक है कि नहीं है, यक्स का घात 1 है, वाई का घात भी 1 है, तो रैखिक है। और समीकरण है कि नहीं, तो बीच में बराबर आ रहा है, यानी कि समीकरण भी है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हम लोग लगा लिए। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ये बी सी का मान बताइए। तो सबसे पहला क्या करना है, जैसे पहला दूसरा तीसरा इस तरह से इसमें 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसे सबसे पहले प्रत्येक क्वेश्चन को क्या करना है, जैसे मान लीजिए पहला हम लगा रहे हैं, तो पहले को सबसे पहले हम लोग व्यापक समीकरण के रूप में ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखेंगे, और इसके बाद में इसमें ये बी सी का मान बताएंगे कि ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, सी के मान क्या है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया है, अब कह रहा है सबसे पहला काम क्या करना है, इसको हमें ये x प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में करना है। तो चलिए करते हैं इसको। तो देखिए क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में करने पर आपको क्या मिलेगा। देखिए ये x की जगह पर 2x इसमें है तो 2x हो गया, बी वाई की जगह पर प्लस 3y है तो 3y कर दीजिए, और प्लस सी है, प्लस सी बराबर 0, तो प्लस सी है तो प्लस सी। अब देखिए सी तो इसमें बराबर के इधर है और इसमें सी क्या है, बराबर के इधर है, तो इसको इधर ले आइए, तो 9.35 अगर इधर आएगा तो -9.35 हो जाएगा, और बराबर 0 है तो बराबर 0 हो गया। तो इस तरह से हो गया। अब आप सोचिए ये बी सी का मान क्या होगा। अब लिख दीजिए तुलना से
तुलना से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ये की जगह पर क्या है, जहां पर हमारे व्यापक समीकरण में यक्स के आगे ये लिखा है, तो बताइए यक्स के आगे क्या लिखा है 2, तो ये बराबर क्या निकल गया हमारा 2। इस तरह से बी बताइए, बी बराबर क्या है, तो देखिए वाई के आगे जो लिखा है वो बी है, तो वाई के आगे क्या लिखा है 3 लिखा है, तो 3 हो गया बी। और जो एकदम अकेले है वो सी है, प्लस करके जो सी है वही है सी। तो देखिए प्लस रहे तब तो कोई चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर माइनस में रहे तो लगाना पड़ेगा। तो सी का मान क्या है, जहां पर हमारे व्यापक समीकरण में सी है वहां पर हमारे क्वेश्चन में क्या है, तो -9.35 है। तो इस तरह से हमने निकाल लिया ए बी सी का मान, तो यही हमारा आंसर हो गया, पूरा ए बी सी का मान निकल गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, तो इसमें भी वही काम करेंगे, फिर से वही भाषा लिखेंगे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में करने पर, के रूप में लिखने पर लिख लीजिए या करने पर कुछ भी लिख दीजिए, करने पर। अब देखिए इसको, देखिए ये x है तो ये x को ऐसे लिख दीजिए x केवल। अब माइनस है तो माइनस लगाइए, और ये देखिए 1/5 समझ लीजिए लिखा है, ये समझ लीजिए 1/5 वाई लिखा है। अब y का गुणा करेंगे तो y एक के y/5 फिर से आ जाएगा, और -10 है तो -10 बराबर 0। तो इस तरह से बिल्कुल हो गया है। अब हम ये भी सी का मान निकाल सकते हैं, तो लिख दीजिए आप लोग तुलना से, तुलना से। और ये का मान क्या है, तो देखिए यक्स के आगे ये है, तो यक्स के आगे यहाँ पर क्या है बताइए, तो कुछ नहीं है, तो समझिए 1 है, तो ये का मान 1 हो गया। इस तरह से बी का मान बताइए, तो y के आगे b है, तो y के आगे देखिए क्या है, तो -1/5 है, तो 1/5। देखिए अगर माइनस रहे तो चिन्ह लगाना है, अगर प्लस रहे तो छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हो गया। ऐसे ही सी का मान बताइए क्या है, तो सी एकदम अकेले जो है तो -10 है, तो -10 लिख दीजिए। तो इस तरह से ये बी सी का मान निकल गया, हमारा दूसरा क्वेश्चन भी लग गया। इसी तरह से आप तुलना कर करके और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सारा क्वेश्चन लगा सकते हैं। देखिए इसमें देखिए 5 के साथ में कुछ भी नहीं है, 5 के साथ में कुछ भी नहीं है, तो देखिए 5 के साथ में कुछ भी नहीं है, तो यानी कि ये सी का मान है। 2x है, 2x को इधर लाएंगे तो -2x हो जाएगा, तो -2x हो जाएगा, तो x का मान क्या, मतलब ये का मान क्या हो जाएगा 2। और इसमें तो y है ही नहीं, तो y नहीं है तो समझ लीजिए y का मान 0 है। देखिए y के आगे कुछ नहीं है, तो b का मान समझ लीजिए 0 है, क्योंकि y के आगे वाला b होता है और y इसमें अनुपस्थित है, तो y का मान 0 हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी लगा सकते हैं। जैसे इसमें देखिए y है ही नहीं, y अनुपस्थित है, तो 3x है, तो x के आगे वाला ये होता है, तो ये का मान 3 हो गया। c का मान 2 हो गया, जिसके साथ x y कुछ नहीं है वो c होता है, तो उसका मान 2 हो गया। अब y है ही नहीं इसमें, तो 2 चर वाला तो है ही नहीं, तो समझ लीजिए y का मान, y नहीं है तो समझ लीजिए यहाँ पर 0y लिखा है, बीच में छुपा हुआ है, तो b का मान 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग कोई भी लगा सकते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। तो लिखा है एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के 3 गुने से 5 अधिक है, तो इसको रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पिता की उम्र और पुत्र की उम्र को पहले मान लीजिए, जो भी आपको ज्ञात करना है ना उसी को मान लीजिए एक्स वाई। आपको किसी तरह से एक्स वाई 2 अक्षर मानने हैं सबसे पहले। तो पिता की उम्र और पुत्र की उम्र की बात हो रही है, तो सबसे पहले पिता की उम्र और पुत्र की उम्र को मानते हैं हम लोग। तो चलिए लगाते हैं इसको। देखिए मैंने लिख लिया, क्या लिखा है, माना पिता की उम्र x और पुत्र का उम्र y। तो इस तरह से मैंने पहले मान लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को। लिखा है एक पिता अपने पुत्र से कहता है, यानी पिता अपने पुत्र से क्या कहता है, कहता है मेरी उम्र, यानी पिता कहता है मेरा उम्र तुम्हारी उम्र के यानी जो लड़के का उम्र है उसकी उम्र के 3 गुने से, यानी लड़के की उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। यानी इसका 5 अधिक है, इसका 5 कम है, तो इसका 5 कम है तो इसको 5 दे दीजिए, बराबर हो जाए। तो इस तरह से, यानी कि पिता क्या कह रहा है, पिता कह रहा है कि मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के यानी y के 3 गुने से 5 अधिक है, यानी 5 ज़्यादा करेंगे, तुम्हारी उम्र का 3 गुना करके उससे 5 ज़्यादा करेंगे तब मेरे बराबर होगा तुम्हारा उम्र। तो यही पिता कह रहा है। फिर से एक बार सुन लीजिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है पिता अपने पुत्र से कह रहा है, यानी पिता क्या कह रहा है मेरी उम्र, यानी पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र के 3 गुने से, यानी पुत्र का जो उम्र है उसका 3 गुना कीजिए और उससे 5 अधिक है, यानी इससे भी 5 अधिक है, यानी पुत्र की उम्र में 5 अधिक करेंगे तब जाकर पिता की उम्र की बराबरी कर पाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी को चाहे आंसर कर दीजिए या फिर व्यापक समीकरण के रूप में इसको लिखेंगे। तो यक्स यहाँ पर लिखा है, यक्स लिखा नहीं, 3y प्लस में है, इधर आएगा तो -3y हो जाएगा, और +5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। तो ये व्यापक रूप में भी हो गया। तो इस तरह से हमारा ये आंसर बना। इसके बाद हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं मोहन एक पुस्तक विक्रेता को 50 रुपये देकर कहता है कि सभी रुपए के पेन तथा पेंसिल दे दो। पुस्तक विक्रेता उससे कहता है कि 50 रुपये में 3 पेन तथा 4 पेंसिल आ सकती है।
तो चलिए इसको लगा कर देखते हैं। अब देखिए आपको सबसे पहला काम करना है भाई, दो चर वाला रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है, तो पहले आप यक्स वाई किसी को मान लीजिए। अब इसमें यक्स वाई किसको आप मान सकते हैं, तो पेन तथा पेंसिल की कीमत को यक्स वाई मान लीजिए, पेन की कीमत को यक्स और पेंसिल की कीमत को वाई मान लीजिए। देख लीजिए इसमें निर्देश भी दिया है नीचे, तो आप लोग मानने में दिक्कत भी नहीं होगा। तो मान लेते हैं हम लोग सबसे पहले। अब देखिए मैंने मान लिया, माना एक पेन की कीमत x रुपया और एक पेंसिल की कीमत y रुपया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वो दुकानदार के पास गया कितना रुपया लेकर, 50 रुपया लेकर, और 50 रुपया लेकर गया है। तो दुकानदार कह रहा है कि भाई आपको 3 पेन मिल जाएंगे, 3 पेन मिल जाएंगे। तो सोचिए एक पेन की कीमत x है तो 3 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। और कह रहा है कि 4 पेंसिल मिल सकता है इतने पैसे में, 4 पेंसिल, तो एक पेंसिल की कीमत y है तो 4 पेंसिल की कीमत क्या हो जाएगा, 4y। और कह रहा है कि 3 पेन मिलेगा तो एक पेन की कीमत x है, 3 पेन की कीमत 3x हो गया। एक पेंसिल की कीमत y है तो 4 पेंसिल की कीमत 4y हो गया। अब कह रहा है कुल पैसा जोड़कर, इसका कुल पैसा जोड़कर आपने जो 50 रुपया दिया है उसके बराबर हो जाएगा। तो यही तो दुकानदार कह रहा है, तो इस तरह से मैंने लिख दिया। आप फिर से समझ लीजिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है एक पेन और पेंसिल की कीमत उमत की बात कर रहा था, तो मुझे मानना था x y, तो मैंने पेन की कीमत को x और एक पेंसिल की कीमत को y मान लिया। एक लड़का है, वो दुकानदार के पास गया, 50 रुपये दिया है, और 50 रुपये जब दिया है और कह रहा है पेन पेंसिल चाहिए, तो दुकानदार क्या कह रहा है भाई इतने में क्या क्या मिलेगा, 3 पेन मिलेगा और 4 पेंसिल मिलेगा। अब इसी को आपको समीकरण में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। देखिए मैंने सोचा कि भाई एक पेन की कीमत मैंने x मान रखा है, तो सोचिए 3 पेन कह रहा है मिलेगा, तो 3 पेन की कीमत कितना हो जाएगा, 3x। और कह रहा है 4 पेंसिल मिल जाएगा, तो एक पेंसिल की कीमत y है, तो 4 पेंसिल कितनी हो जाएगी, 4y। अब कह रहा है कि ये 3 पेन की कीमत और 4 पेंसिल की कीमत मिलाकर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे, यानी 50 रुपये के बराबर होगा। तो इस तरह से हमारा समीकरण बन गया, और समीकरण ही तो बनाना है। अब इसको चाहे तो आप व्यापक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। तो 3x + 4y और 50 के आगे प्लस है, इधर आएगा तो -50 हो गया बराबर 0। तो इस तरह से हमारा व्यापक समीकरण के रूप में हो गया। तो व्यापक समीकरण का मतलब ये होता है कि बराबर के इधर कुछ ना रहे, 0 रहे, बाकी सारा मटेरियल एक तरफ रहे, तो यही व्यापक समीकरण होता है। आप लोग बदल लीजिए, और इस तरह से चारों क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, और इस तरह से हमारा अभ्यास 4.1 कंप्लीट हो गया।